किवें हूँ ये छुपम छुपाई खेल रहा है मनी मेरे साथ। मनी मनी गाना गा रहा है। कौन सा गाना गा रहा है? अच्छा, अभी एक नया गाना आया वो सुना जाए। नहीं, क्या नाम है गाने का? मुंडी भाई बिरे नगदड़ भाई बिरे बिस्मिल्लाह नाज भाई बिरे पैटर के दे गबरू पैटर के दे गबरू। सो यम्मी टेस्टी हलवा। तो मेरे घर पे लाइट नहीं है, छत पे आई थी पढ़ाई करने के लिए। अभी मेरे घर पे सोनू आया पेड़ पौधे देखने के लिए। ये बोल नहीं सकता ना ही सुन सकता है, सही समझ सकता है, मतलब पढ़ाई सब कुछ आती है। हाँ देखो छत पे कितने सारे पेड़ पौधे हैं। कुछ तो इसके अंदर भी है। और ये देखो इतने सारे प्लांट हैं। एक ही कलर का बहुत सारा हो गया। नहीं फूल भी उग गया है। फूल उग गया। हाँ अच्छा, तुलसी का पेड़, तुलसी माता जी का। चलो नीचे, लाइट आ गई होगी। 1 घंटा हो गया यहाँ पे बैठे मेरे को। चलो नीचे। जी चलो अपन फिर से आ गए। तो कल का अपन का टॉपिक थोड़ा अधूरा रह गया था। कल का हमें अन्नाजी अर्णोराज, जिन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो इनसे संबंधित रेवासा के 2 शिलालेख मिले हैं। इनकी उपाधि को परमेश्वर कहते हैं। इनके अर्णोराज के जो दे रखे हैं, जो मैन है वही मैं हाईलाइट करती हूँ, वही पढ़े हैं मैंने। तो इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं, फिर जो अपन को ये नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ क्या है। तो एक बार आप पूरा पढ़ लो, फिर आप उसमें देखो छांट लो कि यहाँ शॉर्ट, हाँ ये ठीक है, ये मैन है, इनके बारे में पूरा पढ़ लो। फिर बार बार है ना सारा सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता आपको, ठीक है। तो ये इनके बारे में मैंने, अर्णोराज के दरबार में देवबोध और धर्म घोष नामक विद्वान थे। ये तो मैन हेडिंग हो जाएंगी। और ये तो उनकी 4 उपाधियाँ हैं। और ये प्रथम जय सिंह सिद्धराज और दूसरा कुमारपाल, ठीक है। तो सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से किया था, सिद्धराज ने, ठीक है। अर्णोराज और कुमारपाल के मध्य युद्ध हुआ था। अर्णोराज हार गया था, इसलिए अर्णोराज ने अपनी पुत्री का विवाह कुमारपाल से कर दिया था, जिसका नाम था जलना का विवाह, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अन्ना सागर झील अर्णोराज के समय हुआ था, ठीक है, इसने करवाया था। और यहाँ पे सुभाष बाग भी है, ये याद रख लेना। और इसमें बिजोली शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण 1133 से लेके 37 के मध्य हुआ है, ठीक है। और यहाँ पृथ्वीराज विजय के अनुसार अर्णोराज के ज्येष्ठ पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी। सामंत जगदेव के शासक ने, मतलब जगदेव को पक्ष में ना रखकर सिर्फ विग्रहराज का पक्ष लिया गया था सामंत वालों ने, सबने, शासक ने, क्योंकि वो पितृ हत्या थी, इस वजह से उनको शासक नहीं बनाया गया। फिर हुआ था विग्रहराज चतुर्थ का, जिसे बिसलदेव कहते हैं। जब विग्रहराज प्रथम भी था, विग्रहराज द्वितीय था, तो विग्रहराज चतुर्थ को चुना गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जगदेव को पितृहत्या कहा जाता है, ये लिखा है, इसलिए उसका पक्ष यहाँ पे नहीं लिया गया और वो युद्ध में मारा गया था। और विग्रहराज चतुर्थ को बिसलदेव कहते हैं। उसे तोमर ने दिल्ली छीन ली थी, ये भी देख लीजिए। और विग्रहराज ने गजनी को, खुसरो को हराया गया था। गजनी का शासक था जो खुसरो, उसको हराया था। और विग्रहराज को कवि बांधव, मतलब जयानक ने दिल्ली पर अधिकार करने वाला विग्रहराज को प्रथम शासक कहा है। और इसको कटिबंधु या कटिबांधव भी कहा है, ठीक है। किल्हान ने कहा है कि विग्रहराज कालिदास एवं बहुबुद्धि की होड़ करता है। हरिकेली नाटक ने
विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। करेली के नाटक में किरांत की भेष में भगवान शिव अर्जुन के मध्य संवाद था। करेली नाटक अभी 2.5 दिन के चौपड़े में लिखी गई थी, मतलब कुछ पंक्तियाँ 2.5 दिन के चौपड़े में लिखी गई थी, ये याद कर लेना आप। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे पाठशाला को तोड़कर एक मस्जिद में बदल दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। मोहम्मद गोरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये देखिए, हरकीली नाटक के उत्तीर्ण करवाया गया संस्कृत भाषा संस्कृत पाठशाला। और टोड ने 2.5 दिन के चौपड़े को हिंदू शिल्प कला का सबसे प्राचीनतम एवं परिष्कृत नमूना कहा है। ठीक है, और ये कुछ 4-5 पॉइंट है। और ये जो वो है जो राज के समय के नाटक ललित विग्रहराज जो सोमदेव ने लिखा था, बिसलदेव रासो नरपति नाथ ने लिखा था। ये बिसलदेव रासो के 4 खंड है। ठीक है, और सोमेश्वर की गद्दी पे बैठा था। फिर उनके बाद जो सोमेश्वर आए थे वो जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। फिर इनके बारे में कुछ खास नहीं है, इनकी उपाधि देख लीजिए बस। यह पृथ्वीराज चौहान, उनके सोमेश्वर की कपूरी देवी की माँ, और इनके उपनाम रायपित्रो जो युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, दलपुगल, विश्व का विजेता, हिंदू सम्राट, और 11 वर्ष की उम्र में महोबा का विजय मतलब तुमुल विजय। ये है जैसे तुमुल विजय, इसके अंदर 2 सैनिक थे, आला और उदल, और इनकी वीर गति के बारे में भी लिखा गया है जो पृथ्वीराज चौहान। और ये नागौर का विजय, भीमदेव द्वितीय, और एक संयोगिता के बारे में भी लिख रखा है। और एक और उनकी रानी थी राजकुमारी इच्छनी, इनके बारे में यहाँ लिख रखा है। मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इसके बारे में, ये देख लीजिए, ज़्यादा है। और ये साबुत मोहम्मद बिन गोरी और पृथ्वीराज चौहान के तराइन का युद्ध है। पहला तराइन के अंदर करनाल हरियाणा के साइड हुआ था। तराइन का युद्ध द्वितीय, जिसमें पृथ्वीराज द्वितीय की मौत हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुए मतलब। और ये उनकी विचारधाराएं हैं जिन्होंने अलग अलग समझ अपने विचार दिए हैं। अब्दुल फजल ने, हमीर महाकाव्य ने, और मीनशाह ने, मीनहाज ने। और ये वो विद्वान थे जो उनके पृथ्वीराज चौहान के दरबार में काम करते थे। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को राय पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये तो आपने पढ़ाई होगा रीट के पेपर के अंदर, सूफी संत जिसमें आया होगा, जो ईरान से आए थे। थोड़ा मैं वीडियो बनाती तो मैं हिचकिचा जाती हूँ तो इस वजह से, क्योंकि इतनी मैंने कभी आदत नहीं थी, बट धीरे धीरे मेरे को भी ऐसी आदत हो जाएगी। तो धीरे धीरे मतलब ऐसा है कि इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है। तराइन का युद्ध का याद कर लीजिए। ऐसे तो कुछ विद्वानों ने, किसी ने 21 कहा है, किसी ने 11 कहा है। हर किसी ने अपने युद्ध के बारे में अलग अलग बताया कि कितनी मोहम्मद बिन गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में अलग अलग युद्ध हुए हैं। और उनकी पृथ्वीराज चौहान की क्षत्रिय स्मारक अजमेर में है। तो जिसमें बताया है कि किसी ने कहा 21 युद्ध हुए हैं, किसी ने कहा 7 बार युद्ध हुआ है। ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही युद्ध याद करने हैं। ये देख लीजिए, इसमें लिख रखा है, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही है, मैंने ये याद करना है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है। यहाँ पे 2 बड़ी देग बनाई हुई है, जिसके अंदर छठ के दिन वहाँ पे जो वो खाना बनता है मतलब गरीबों के लिए, वो भी है। तो थोड़े बहुत इनके बारे में भी आप याद रख लीजिए। जो ईरान से आए थे, और इनके शिष्य भी थे, 3-4 जने थे। तो ये सूफी संत है। सूफी संत शायद रीट के पेपर में आपने किया होगा चैप्टर। तो अब अपना शब्द शुद्धि करेंगे, वाक्य का शुद्धिकरण। ठीक है, तो आप ग्रामर के नोट्स तो होंगे आपके, बट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे। वाक्य का शुद्धिकरण, यदि किसी वाक्य में व्याकरण के नियमों का अशुद्धि दूर करना हो तो वाक्य का शुद्धिकरण नहीं कहलाता है। जैसे मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ, मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ, तो मैंने इस पर खुला लगाया है। यदि किसी वाक्य में अशुद्धि के मूल रूप से 2 कारण ही होते हैं, एक पदक्रम के संबंधी अशुद्धि, तो ये पूरा देखो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। वाक्य के पदों का क्रम होना चाहिए, कारकों का क्रम होना चाहिए, इसके 2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। और ठीक है, और ये भी देख लीजिए मैंने लिखा कर्ता का विस्तारक, कर्म का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक, पूरा डेफिनेशन दे रखी है, देख लो। है ना, ये देखो लिंग संबंधी अशुद्धि होनी चाहिए, पदों के क्रम के संबंधी अशुद्धि, और पुनरावर्ती संबंधी अशुद्धि, संज्ञा के संबंधी अशुद्धि, अनावश्यक संज्ञा के पद भी लिखे थे मैंने, ये देखा, शुद्ध अशुद्ध ये भी लिख रखा है। हर चीज़ इधर विशेषण के संबंधी अशुद्धि, वचन के संबंधी, अव्यय के संबंधी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण व्यक्तियों के संबंधित, क्रिया कारक, कर्म कारक,
कारक के संबंधी, संप्रदान कारक के संबंधी, संबंध के कारक संबंधी, अपादान के कारक से संबंधित। एक बार आपको ट्राई करोगे ना लिखने के लिए, जैसे आप खुद लिखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर अशुद्धि कौन सी है, शुद्धि कौन सी है, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे बार बार आप ग्रामर भी पढ़ोगे ना तो भी आपको नहीं समझ में आएगी। एक बार शुद्धिकरण को आप खुद लिख के फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर ये शुद्धिकरण है, इसके अंदर अव्यय में अशुद्धि है, क्रिया में शुद्धि है, संज्ञा के अंदर अशुद्धि है, कौन सी शक्ति कौन सी अशुद्धि है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गया, ये सभी के बारे में मैं बुक्स में से पढ़ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी नोट्स हैं जो मैंने नहीं बनाए होंगे, तो यूट्यूब के थ्रू से मैं भी अलग कॉपी लेके और कुछ बुक्स से और कुछ नोट्स ऐसे तैयार करती हूँ ताकि मैं इनका कंप्लीट कर सकूँ, और शॉर्ट नोट्स साथ में बना लेती हूँ। इसलिए थोड़ा मेरे को ऐसे हिचकिचाहट हो जाती है कि हाँ ये है ये नहीं है क्या, और कुछ कुछ बुक्स में है या नहीं ये भी देख लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई कहता है मेरे को डेली व्लॉग बनाओ, डेली व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे को बीच में उठ के कभी काम भी करना था, कोई आ जाता है तो भी उठना पड़ जाता है। ऐसे डेली वो मेरे टाइम टेबल कुछ सेट नहीं है, जब इच्छा हो तब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। कभी कभी लाइट नहीं होती तो मुझे छत में भी जाके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।